A very good morning to all of you. Is it I'm audible in online? चलिए, गुड मॉर्निंग. सबसे पहले मैं आपसे एक बात की, कल आप लोगों को टारगेट दिया गया था कि सेंट्रल सीड कमेटी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आपका ISTA का हेडक्वार्टर और क्या, हाँ, सर्टिफिकेट्स. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि किया होगा आपने. 3 से 4 ऑनलाइन वाले बच्चों का काम आ गया था, बाकी किसी का नहीं आया है. इसका मतलब आप लोग ज़्यादा बिजी हो. ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप लोग बिजी रहिए. ठीक है. एंड आई थिंक सो रसपिंदर कौर एंड रजत, चिन्मय, इनका काम आ चुका है. ठीक है. अब जिन लोगों का काम नहीं आया है, अभिजीत आपने अभी तक नहीं भेजा. ऑन करिए माइक. हाँ जी, कब भेजोगे? हाँ जी, तो लाइट सुबह 11 बजे तक आई नहीं है, आज 12 बज गए अप्रोक्सीमेटली. ओके. कादर बादशाह आपका? ओके. एंड संयुक्ता, व्हाट अबाउट यू? जी. ओके. स्नेहा, स्नेहा, जतिन, क्या कह रहे हो? ओके. ओके. यूनुस, क्या हुआ? ओके. अजय राठौड़, क्या चल रहा है? रावे. ओके. ज्योति, ज्योति पी, हवेला, गणेश, दीवान, भरत, शाम तक भेज दोगे? ज्योति, ज्योति पी, हवेला. ओके. गणेश, गणेश तांदार. ओके. भाई आपका दिखाओ, खोलो बस. चलिए, बढ़िया. सौ साल पुराना ध्यान, नया कौन बनाएगा? हाँ बेटा. देखिए, एटलीस्ट पूरा काम किया करें यार आप लोग, है ना. नहीं करने का मन है तो बता कर दो कि सर नहीं करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको काम दिया जा रहा है तो आप उसको पूरा करें. ठीक है. और आज क्लास आपका 11:30 पे इसलिए किया गया है क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो इसलिए. बाकी मिलते हैं आपके संडे को, लेकिन आज की क्लास आपकी ओवर करते हैं. और एक चीज़ और, परसों आपका टेस्ट है और टेस्ट में कंप्लीट आएगा विद सीड टेक्नोलॉजी. और इस बार जो क्वेश्चन आपके होंगे, टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम में. ठीक है. तो अभी तक जितना हुआ है प्लस आपका सीड टेक्नोलॉजी भी उसमें क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा. ठीक है. पूरा सीड टेक्नोलॉजी से ही क्वेश्चन आपके अवेलेबल रहेंगे. तो आप लोग देखिए कि कल तक कितना पढ़ पाते हो. परसों आपका 11
और ऑफलाइन वालों आप लोग यहाँ आकर टेस्ट दोगे, ऑनलाइन वालों आप लोग टाइम पर टेस्ट दोगे। ठीक है, तो टेस्ट आपका 11:30 पे एग्जैक्टली जो है स्टार्ट हो जाएगा, 11:30 बजे। ठीक है, तो आप लोग आराम से उस टाइम। और बाकी एक चीज़ और कि जैसे टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में मोस्ट प्रोबेबली डाउट्स आपके आ जाते हैं, तो अगर डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ लिया करें, उसको कंप्लीट किया करें। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, वो डाउट आपका रह जाएगा और आगे तक चला जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आपकी क्लास होती है तुरंत उसको सॉल्व आउट किया करें। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो तुरंत यहाँ पर अगर हैं तो वही पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आप डाउट पूछोगे उसी को सॉल्व आउट किया जाएगा। रीज़न क्या है उसका मैं बताता हूँ। अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर टेस्ट का डिस्कशन, फॉर एग्जांपल जब पूरी की पूरी क्लास ले ली गई है, उस टॉपिक को समझा दिया गया है, तो उस क्वेश्चन का डिस्कशन कहाँ से अलग से रह गया है। आपको उसकी पूरी की पूरी वीडियो दी गई है, आप दोबारा से जाके उसको क्या देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, सभी के पास प्रेजेंट है। लेकिन आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आप वीडियो नहीं देखना चाहते, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्टली फिर मुझसे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, पुट आउट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, 60 में से 10-15 तो स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको बोलना, उनको समझाना एक टाइम ऑफ वेस्ट है एक प्रकार से बात की जाए। लेकिन आपका डाउट है, आपका चाहे स्टैटिक क्वेश्चन में डाउट है, आप पूछिए, उसका आंसर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? वरना तो यही चीज़ है कि सर प्रॉब्लम है ही नहीं और मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे उसी दिन कर रहे हैं चाहे हम उसकी बात कर रहे हैं, एटलीस्ट आपके पास अपना टाइम भी होना चाहिए। हाँ, जब क्वेश्चंस हैं तो उनका जो कह सकते हो ना कि जैसे हम बोलते हैं कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है या फिर उसको जो स्टडी करना है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पर फोकस करोगे, आप उसको थोड़ा सा स्टडी ढंग से करोगे, तो फिर मैं वादा करता हूँ कि आपको अगर कोई डाउट आएगा ही नहीं, 99%। फिर भी आएगा तो आप 10 बार नहीं 15 बार पूछिए, डाउट का आंसर करने का क्वेश्चन का आंसर करने की जिम्मेदारी मेरी रही। ठीक है, चलिए। तो आपका कल जो हम लोग बोले थे कि आप लोग पढ़कर आओगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि इंडिया के अंदर और आपके वर्ल्ड के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको वर्क कर रही है, तो आईएसटी का हेडक्वार्टर जो आई थिंक सो कल मैंने रोम इटली बता दिया था, एंड दैट इज़ इन द स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका एनएससी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन होता क्या है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर सीड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब सीड को कंट्रोल कैसे किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप प्रेजेंट टाइम में आपने सुना होगा एक नोटिफाइड वेराइटीज़ होती हैं जो इंडिया के अंदर आपकी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हर साल एक नोटिफिकेशन रिलीज करती है, और उस नोटिफिकेशन के अंदर वो कुछ वेराइटीज़ को मेंशन करती है कि ये वेराइटीज़ इंडिया में ग्रो करने के लिए बेटर हैं और आप लोग इनको ग्रो करवा सकते हो। तो एक प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑथेंटिकेशन आता है। फॉर एग्जांपल जब तुम लोग कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटीज़ में थे, तब तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन जो आपका डैशबोर्ड होता था उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आता था कि आज जो है आपका एक इवेंट होने वाला है, या फिर आज शाम को या कल आपका एक इवेंट होने वाला है, आप सभी लोग उस इवेंट में क्या हो, जो है अलाउड हो। या फिर आपको कई बार बोला जाता था कि आज के बाद आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जो है जीन्स पैंट पहनना अलाउड नहीं है, या फिर आपका टाई लगाना अलाउड है। तो ऐसे कुछ ऑर्डर आपने देखे होंगे। तो वही बात इंडियन, यहाँ पर दूसरी बात एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल तुम्हें आपका जो क्या कहते हैं, जैसे तुम लोग कहीं जाते हो है ना, फॉर एग्जांपल तुम बस में जाते हो, तो बस में साफ लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ये लिखा होता है। उस केस में अगर तुम सामान लेके जाओगे तो क्या तुम्हें बस वाला मार देगा? क्या तुम्हें बस वाला मार देगा? नहीं मारेगा। लेकिन अगर तुम सामान लेकर जाओगे, उसकी तुम खुद केयर करोगे, तो घर तक सामान लेकर जा सकते हो, यस और नो? लेकिन इन द केस रास्ते में वो चोरी हो जाता है, तो क्या बस वाला आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी? नहीं। सेम वही बात यहां पर है। आपका इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बस है, आप लोग सीट की क्या करते हो, सोइंग करते हो। गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी यहां पर फोर्स नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैरायटी को क्या कर सकते हो, ग्रो करवा सकते हो। लेकिन कुछ वैरायटीज जिनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस पावर
कम हो चुकी है, डिजीज ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है और उसके अंदर इंसेक्ट के चांसेस भी ज़्यादा हैं, उस केस में होने क्या वाला है कि जो आपका सीड आप ग्रो करवाओगे उसके ऊपर डिजीज का अटैक हुआ तो गवर्नमेंट आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपका प्रीमियम जो पे किया गया था उसका आपको बेनिफिट नहीं देगी। समझ में आ रहा है? जैसे आपने बस में किराया दिया था लेकिन सामान की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उसी प्रकार से यहां पर आपका जो रेंट दिया गया है, आपको सॉरी आपने जो सीड ग्रो करवाया है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपने फसल बीमा योजना दी थी तो उसका आपको नहीं मिलता है, केवल नोटिफाइड वेराइटीज। अब नोटिफाइड वेराइटीज कौन सी होती हैं? ये वो वेराइटीज होती हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज करके हर साल आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में इस क्रॉप ये वैरायटी सूटेबल है और इस एरिया में ये सूटेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग क्या कर सकते हो? ग्रो करवा सकते हो। तो वो आपका इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसमें आपका मेन वर्क कौन करता है? तो सबसे पहले बता दूं कि इंडिया के अंदर मेन 4 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है सेंट्रल सीड कमेटी। क्या है आपका? सेंट्रल सीड कमेटी, ठीक है। उसके बाद है आपका नेशनल सीड कॉरपोरेशन, उसके बाद है स्टेट सीड कमेटी, उसके बाद है स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी। ये 4 आपकी कमेटीज हैं मेनली। ये वर्क किसके अंडर में करती है? ये सीड एक्ट के अंडर में वर्क करती है। किसके एक्ट में अंडर में वर्क करती है? आपकी सीड एक्ट। सीड एक्ट जो था वो कब आया था? 1966 में सीड एक्ट आया था। और उससे पहले देखो, अब यहाँ पर जो आपका एनएससी है वो 1961 के अंदर इसको इनिशिएट किया गया था और 1963 के अंदर इसको क्या किया गया था? आपका जो है पहली बार इफेक्ट में लाया गया था, है ना। तो 7 मार्च 1963 इसको एस्टेब्लिशमेंट डे इसका माना जाता है। यस और नो? ठीक है, तो 7 मार्च 1963 इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और किस लिए किया गया था? ताकि इंडिया के अंदर सीड को क्या किया जा सके? कंट्रोल। अब यहाँ पर सीड एक्ट जो है आपको बहुत सारी फार्मर को और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को और आपके एनएससी को या फिर इंडिया के अंदर जो सीड प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उन सभी के ऊपर जो लीगल आपकी एक्टिविटीज है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है? सीड एक्ट के द्वारा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें वर्क कर रही है वो आपकी ये 4 है। ये दोनों स्टेट लेवल पर हैं, ये दोनों आपकी नेशनल लेवल पे हैं। इनमें एनएससी का रोल आपका होता है सेंट्रल लेवल पर और एसएससीए का होता है स्टेट लेवल पर। फंक्शन दोनों सेम परफॉर्म करते हैं, लेकिन याद रखना एनएससी जो है वो इन्वॉल्व है फाउंडेशन सीड को प्रोडक्शन करने में। किस सीड को? फाउंडेशन सीड को प्रोडक्शन करने में। तो कई बार क्वेश्चन आता है, प्लीज दीवान मौर्य अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। यहां पर क्या बोला? कोई डाउट है बेटा किसी का? मैं आ रहा हूं ना, सुनो पहले पूरी बातें सुनो। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि अगर हम एनएससी की बात करेंगे तो ये क्या करता है? फाउंडेशन सीड को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये इंडिया में जो भी सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है? उसको जो सर्टिफिकेट देने हैं, या स्टेट के अंदर जो कमेटी है या स्टेट के अंदर जो सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं या जो न्यू रिक्रूटमेंट है उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है, वो कौन करता है? एनएससी करता है। उसके बाद एनएससी जो है आपके सीड के अंदर डेजिग्नेटेड डिजीज, डेजिग्नेटेड वीड, उन सभी के लिए भी आपका सीड एक्ट के तहत क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन अब बात आती है कि जो एनएससी है वो केवल आपका यहाँ पर जो है फाउंडेशन सीड को ही प्रोडक्शन करेगा, लेकिन इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात करता हूँ, तुम अभी क्या हो? एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंटर्सी है ना, तो इसको रन मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर रोज इवनिंग में क्लीनिंग के लिए कोई पर्सन आता है, वो साफ करके चला जाता है, लेकिन इन द केस किसी दिन वो नहीं आया तो मैं अपने ऑफिस के अंदर कुछ गिर गया तो क्या मैं साफ कर सकता हूँ उसको? डेफिनेटली, क्योंकि मेरा ऑफिस है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? नीट एंड क्लीन आराम से कर सकता हूँ। तो आपका वही काम यहाँ पर है। एनएससी वर्क कर रही है फाउंडेशन सीड को प्रोडक्शन करने में, लेकिन अगर किसी स्टेट में आपकी कोई सीड सर्टिफाइंग एजेंसी, सॉरी सीड जो आपकी स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं है,
तो उस केस में वहां पर एनएससी क्या करता है, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करने का काम करता है, क्योंकि जो स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी होती है इसका काम क्या होता है, आपका सर्टिफाइड सीड को प्रोडक्शन करना। क्या करना, आपका सर्टिफाइड सीड को प्रोडक्शन करना। तो उस केस में एनएससी क्या करता है, आपका सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करने का भी काम करता है। लेकिन अगर जनरली क्वेश्चन आपका आ जाए एग्जाम में कि एनएससी कौन सा सीड का प्रोडक्शन करता है, तो आंसर आपका क्या जाएगा, फाउंडेशन सीड जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा। अब इसके अंदर दोनों के फंक्शंस वैसे आपने जब पढ़े हैं, जब उनको देखा है, तो डेफिनेटली उनको सिमिलरिटीज मिल गई होंगी, उनके अंदर क्या दिक्कत है, क्या कहानी है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो हमारी सीड की क्लासेस है, हम लोग जो सीड को डिवाइड करते हैं, तो मेनली आपके इंडिया के अकॉर्डिंग 4 क्लासेस है। और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके टोटल नंबर ऑफ सीड की क्लासेस कितनी है, देखो वर्ल्ड में 5 क्लास है, लेकिन इंडिया में केवल 4 क्लास है। ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जामिनर अगर पूछ रहा है कि वर्ल्ड में कितनी क्लास है, तब आपको आंसर क्या करना है, 5। अगर वो जनरली कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्लासेस ऑफ सीड्स आर देयर, देन यू विल आंसर ओनली एंड ओनली 4। ठीक है, आपका आंसर केवल कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, ना कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, आपका 4। तो याद रखना कि आपकी टाइप ऑफ क्लासेस ऑफ सीड क्या है। तो क्लासेस ऑफ सीड में एक तो इनका नाम याद रखना है, एक कौन सा किसका प्रोजनी है ये याद रखना है, एक इसके बाद इनके अंदर कलर का टैग क्या है, कलर का साइज क्या है ना, ये आपको याद रखना है, मेनली जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका आता है न्यूक्लियस सीड। क्या आता है, न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड की अगर हम बात करें तो ये आपका जीन बैंक में या फिर जो भी आपके स्टोरेज किया जाता है वहाँ पर इसी को स्टोर किया जाता है। और आपका मेनली जो है इसको आपकी आने वाली जो जनरेशन है उनको बचाने के लिए, या कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है उसको बचाने के लिए, या ब्रीडर सीड को इंप्रूव करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, ब्रीडर सीड। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपका कौन सा सीड है जो कि जीन बैंक में स्टोर किया जाता है, तो उसकी क्लास कौन सी आपकी, न्यूक्लियस सीड है। ठीक है, ऐसा कभी क्वेश्चन एग्जाम में देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आंसर क्या होगा आपका, न्यूक्लियस सीड। ब्रीडर सीड, ठीक है, ये ब्रीडर सीड जो होता है वो आपके न्यूक्लियस सीड से प्रिपेयर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर कई बार आपका ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, प्रोजनी जो होती है। अब प्रोजनी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात करता हूँ, तुम्हारे फादर है, तुम्हारी मदर है, तुम्हारे फादर और मदर की प्रोजनी कौन है, तुम लोग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तुम क्या हो, उनकी प्रोजनी है, और वो तुम्हारे क्या है, आपके फादर एंड मदर है, यानी कि पेरेंट्स है, वो हमारे क्या है, पेरेंट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपका ब्रीडर सीड किसका प्रोजनी है, तो न्यूक्लियस सीड का प्रोजनी है। और अगर उसके बाद आपका पूछ ले कि फाउंडेशन सीड किसका प्रोजनी है, तो फाउंडेशन सीड किसका प्रोजनी होगा, आपका ब्रीडर सीड का। और हमारा सर्टिफाइड सीड अगर पूछ ले तो किसका प्रोजनी है, फाउंडेशन सीड का। अब मैं आपको बताता हूं इनके अंदर होता क्या है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार ये डाउट आपका निकल कर आता है कि सर फाउंडेशन सीड 1, फाउंडेशन सीड क्लास 2, फाउंडेशन सीड क्लास, है ना, इस प्रकार से। तो इनका जो होता है, इन दोनों का फाउंडेशन सीड 1 और फाउंडेशन सीड 2, ठीक है। उसी प्रकार से सर्टिफाइड सीड आपका 1 और सर्टिफाइड सीड आपका 2। ये इस प्रकार से क्या होती है, क्लासेस आपकी डिवाइड होती है, यानी कि पर्टिकुलर क्लास आपकी 2 में डिवाइड कर सकते हो। इनकी 2 आपकी फर्दर जो है प्रोडक्शन वेराइटीज आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो इनको कई बार ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादातर एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर कई बार आ जाए तो एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि वहां पर क्या पूछेगा, एक तो है FS1 और एक है FS2 और एक है आपका सर्टिफाइड सीड 1 और एक है सर्टिफाइड सीड 2। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर्टिफाइड सीड 2 जो है वो किसकी प्रोजनी है, तो वो फाउंडेशन की नहीं है, वो किसकी प्रोजनी है, आपकी सर्टिफाइड सीड 1 की प्रोजनी है। ये अगर वहां पर आ जाए तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से आपका डाउटफुल क्वेश्चन जो होता है वो आपका देखने को मिल ही जाता है बार बार, ठीक है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आप आंसर क्या करने जा रहे हो। समझ में आया बेटा, कोई डाउट है किसी को, पक्का? हाँ जी, यूनिस प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन।
listen carefully dear. If they are asking question in general form that certified seed is progeny of which of the following, then at that time they are asking about only and only the foundation seed. But in some case this question has not been asked yet, but if they are asking the question that certified seed 2 is the progeny of which of the following, so at that time you will not answer the foundation seed 2, because क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक तुम्हारे दादा हैं, एक तुम्हारे पापा हैं और एक तुम हो, है ना, योर फोर फादर, सॉरी ग्रैंड फादर, योर फादर एंड यू. जस्ट टेल मी ओनली वन थिंग दैट क्या आप यहां पर अपने दादा के बेटे हो या अपने पापा के बेटे हो? डेफिनेटली बेटे तो आप किसके हो? फादर की हो ना. ये तो आपके क्या हैं? ग्रैंडफादर हैं. तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आप क्या आंसर कर रहे हो यहां पर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, यहां उस पर्टिकुलर जो है आपका जो पॉइंट है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है. बट वहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया उन लोगों ने कि ये आपका ऑप्शन में है. अब बताओ कि वहां पर आंसर आप लोग क्या करोगे? डेफिनेटली आंसर यही जाएगा ना, क्योंकि सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? ग्रैंडफादर. समझ में आया? ये आपसे पूछ रहा है, वही आपकी कहानी है. तो सम केस में ये आपका हो सकता है, ये मैं आपको एक वो दे रहा हूं कि अगर बाय चांस आपसे कोई पूछ ले तो उस समय आप लोग आंसर क्या कर सकते हो. ये एक जस्ट आपका वो कहते हैं ना एक अजम्पशन है कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हम लोग उस टाइम मतलब माइंड में हमारे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अभी से वो क्लियर होना चाहिए कि वो फाउंडेशन शीट 1 क्या है, 2 क्या है, 3 वगैरह नहीं होता. कहीं भूल कर भी मतलब उन चीजों के ज्यादातर जो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन सकता है वो इसी के रिलेटेड बनेगा और इसमें से ही आपका आ सकता है. तो उस केस में आपको यहाँ पर ये क्लियर रहना है कि फाउंडेशन सीड. अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि अच्छा सर्टिफाइड सीड है यार, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डायरेक्टली फाउंडेशन सीड होगा. अब ये गलती ना करें, इसीलिए मैंने बोला कि उसके आगे 2 1 देख लेना, उसके बाद उसका आंसर करने की कोशिश करना कि प्रोजनी पूछ रहा है, फादर पूछ रहा है, पेरेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है. ठीक है, तो वो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और इसीलिए बोलता हूं कि क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना आपका जो है आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया फिर आपका आंसर भी इजी हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या होती है? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता. आ गया? चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि ये जो सीड है आपके, फाउंडेशन सीड है, सर्टिफाइड सीड है, ब्रीडर सीड है, न्यूक्लियस सीड है, इनका हर एक का अपना क्या होता है? एक कलर टैग होता है. क्या होता है आपका? कलर टैग होता है. ये कलर टैग जो है इसमें कोई भी कलर टैग आपका नहीं होता है, और इसमें आपका डेफिनेटली जब कलर टैग नहीं है तो क्या कलर का टैग का कोई साइज होगा क्या? भाई अगर टैग ही नहीं है तो साइज कहां से होगा? तो ये दोनों ही इसके लिए क्या हो गए? कट हो गई. उसके बाद में ब्रीडर सीड के लिए जो कलर टैग होता है वो क्या होता है आपका? गोल्डन येलो. क्या होता है आपका? गोल्डन येलो, या उसको हम लोग बफ कलर भी बोल देते हैं. तो ये अगर ऑप्शन में कोई हो तो उस टाइम ध्यान रखना कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ. और इसके लिए साइज जो है वो कितना है? 12 इंटू 6 सेंटीमीटर. इसके लिए जो हमारा यहाँ पर कलर टैग है वो क्या होता है आपका? वाइट होता है. और कलर टैग का जो साइज है वो फाउंडेशन और सर्टिफाइड के लिए दोनों के लिए क्या होता है आपका? सिमिलर होता है. और यहाँ पर आपका अजार ब्लू, या कई बार इसको जो है स्काई ब्लू भी बोल देते हैं, कई बार इसको जो है ऑप्शन में आपका वहां पर ब्लू भी लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन अगर वहां पर लिखा हुआ है अजार ब्लू, स्काई ब्लू, तो आंसर हम क्या करेंगे? अजार ब्लू. अगर वहां पर लिखा है स्काई ब्लू और सॉरी ब्लू और अजार ब्लू, आंसर क्या करेंगे? अजार ब्लू. ठीक है, प्रेफरेंस होगी, लेकिन अजार ब्लू ऑप्शन में नहीं है तब आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ब्लू. ठीक है, तो उसका भी टैग का साइज कितना है आपका? 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर. अब प्योरिटी परसेंटेज जो आपका यहां पर पूछा जाता है वो कितना होता है? अब देखो न्यूक्लियस सीड अपने आप में ही एक खुद प्योरिटी है ना, तो डेफिनेटली ये तो आपका क्या होना चाहिए? 100% प्योर होना चाहिए. जो जेनेटिक प्योरिटी है वो इसमें कितना होना चाहिए? 100%. और सेम यही आपका किस में होना चाहिए? ब्रीडर में. और इसमें कितना होना चाहिए? 99.5. और ये हमारा कितना होना चाहिए आपका? 99%. लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हाइब्रिड सर्टिफाइड सीड का
जेनेटिक प्योरिटी कितना है, क्या हाइब्रिड सर्टिफाइड सीड का जेनेटिक प्योरिटी कितना है? तो याद रखना 95%। समझ में आया या नहीं आया? ओ मानात्मा, हाँ बोलिए बेटा, सुन रहा हूं। कोई है क्वेश्चन किसी का? ये आपका क्या है, इंडिया के अंदर क्लासेस हैं, लेकिन आउटसाइड द इंडिया एक क्लास और भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड सीड। अच्छा वो किसका प्रोजनी है, फाउंडेशन का या ब्रीडर का? एक बार फिर सोच लीजिए, ब्रीडर का है, किसका है? बोलो भाई, किसका है? हाँ जी, फाउंडेशन। किसका है? फाउंडेशन का है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इनके बीच में यहां पर रोल लिखा जाता है, तो आपका क्या होगा, रजिस्टर्ड सीड। उसका कलर टैग कैसा होता है आपका, पर्पल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, यहां मैं आपको ये तो बता दिया, लेकिन अभी सर्टिफाइड सीड और ट्रूथफुल लेबल सीड, ये दो बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है कि सर सर्टिफाइड सीड क्या होता है और ट्रूथफुल लेबल सीड क्या होता है। देखिए यहां पर होता क्या है कि जो सर्टिफाइड सीड है, इसको पहले बता दूं कि आपका, गणेश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो यहां पर क्या बोला कि जो सर्टिफाइड सीड है वो आपका 2 पर्सन के द्वारा चेक किया जाता है, एक इसमें सीड इंस्पेक्टर और एक आपका सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक तो सीड इंस्पेक्टर, ये हर यहां भी आएगा, सीड इंस्पेक्टर, यानी कि जो सीड है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए एक तो सीड इंस्पेक्टर होगा, बट यहां पर आपका सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर भी आएगा, क्योंकि सर्टिफाइड जो करेगा सीड को वो तो यही करेगा ना, तो ये दोनों ही यहां पर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, लेकिन यहां पर केवल एक पर्सन इन्वॉल्व होता है। दूसरा, आपका सर्टिफिकेशन जो है वो इंडिया में क्या है, आपका वॉलंटियरली है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट लेना या सर्टिफाइड करवाना सीड को इंडिया में इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी करवाओगे तो काम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात करता हूं, तुम सब लोग क्या हो, फार्मर हो, मैं क्या हूं, एक कंपनी हूं। मैंने क्या किया, एक कंपनी का मेरी जो मैंने प्रोडक्शन किया कोई सीड, और सीड प्रोडक्शन करने के लिए मैंने उस वैरायटी को नाम दे दिया हीरा। क्या नाम दे दिया, हीरा। अभी मैंने क्या किया, हीरा के अंदर ट्रेड नेम में मैं ये आपका सीड बेच रहा हूं। जैसे ही मैंने क्या किया, आपको सीड बेच दिया, 10 किलोग्राम सीड आप मेरे से ले गए, अगली बार आपने उससे सीड को प्रोडक्शन किया, अब आपका जो सीड प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको आप अपने किसी भी नाम से बेच सकते हो, ये एक फार्मर के पास अथॉरिटी होती है, और ये हमारा अलाउ करता है हमें फार्मर्स राइट एक्ट के अंडर में। आपने सुना होगा प्लांट प्रोटेक्शन प्लांट प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट एक्ट,
सुना है कभी इसके बारे में? तो प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट जो होता है वो फार्मर को अलाउ करता है बहुत सारी चीजें, लेकिन उनमें से एक चीज ये भी होती है कि फार्मर कभी भी किसी भी कंपनी के द्वारा जो सीड दिया गया है उसको वापस से रीसेल कर सकता है, बट एक काम नहीं कर सकता, वो एक तो कंपनी का नाम यूज नहीं कर सकता और एक इसका ट्रेड नेम यूज नहीं कर सकता। बाकी वो कुछ भी करके उसको सीड को क्या कर सकता है, सेल आउट कर सकता है। देर इज ए नो, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपका गुजरात में आईटीसी कंपनी ने चिप्स जो बनाती है उन्होंने केस किया था गुजरात के फार्मर के ऊपर कि इनको हमने पोटैटो दिए थे ग्रो करवाने के लिए, लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया, उनको रीसेल कर दिया, उनको मार्केट में जो है एक्सपो मतलब आपका बिना हमसे परमिशन लिए उनको जो है सेल कर दिया। तो उस केस में गवर्नमेंट कोर्ट ने जो है आपके फार्मर्स को क्या दिया है, क्लीन चिट दिया है कि दे हैव द राइट, दे कैन यूज, इफ यू वांट टू गिव देम यू कैन गिव, अदरवाइज देयर इज नो 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 बाउंडेशन रिगार्ड्स दिस। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है आपका ये एक्ट जो है हमें या फार्मर को अलाउ करता है उस चीज को बेचने के लिए। ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेशन जो है वॉलंटियर है, लेकिन यहां पर जो ट्रुथफुल लेबल सीड होता है वो लगाना बहुत जरूरी होता है। ट्रुथफुल लेबल सीड कोई भी कलर हो सकता है, कई लोग बोलते हैं सर व्हाइट होता है, कोई लोग बोलते हैं सर पिंक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी कलर आप लोग यूज कर सकते हो। और आपके जो नॉर्मल जब भी आप लोग देखोगे तो आपने कई बार देखा होगा आपके सीड जो होते हैं, आप मार्केट से जो कई बार प्राइवेट जो सीड लेकर आते हो उसके ऊपर सर्टिफाइड का कहीं लोगो नहीं लगा होता, केवल क्या लगा होता है आपका एक लेबल लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर जेनेटिक प्योरिटी इतनी है, इसके अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज इतना है, इसके अंदर मॉइस्चर इतना है, ये सब उसकी चीज अंदर मेंशन होती है। और वो मेंशन करना बहुत जरूरी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसकी होती है, जो इसको बेच रहा है, जो इसको सेल आउट कर रहा है या जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हमेशा उसकी क्या होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ में आ गया? चलिए, इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका सर्टिफाइड सीड जो है उसका कितना मंथ का वैलिड होता है सर्टिफिकेशन, तो 9 मंथ के लिए वैलिड होता है। कितने मंथ के लिए वैलिड होता है बट आपका 9 मंथ के लिए वैलिड होता है। अच्छा, उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, यस वी कैन एक्सटेंड इट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने के लिए हम लोग उसको क्या करवा सकते हैं, एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, सीड का क्लासेस रहा। उसके बाद में अगला आपका आ जाता है जो सीड है उसका टाइप। सीड का टाइप ये भी कौन सा, मॉइस्चर के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? आपका मॉइस्चर के बिहाफ पर। आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमारा जो सीड होता है उसमें जो आपका जो लंबे टाइम तक स्टोर रह सकते हैं लेस मॉइस्चर के ऊपर उनको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड, और जो लंबे टाइम तक नहीं आपके सर्वाइव कर सकते लेस मॉइस्चर पे उनको हम लोग बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो क्लासेस है उनको मैं ऐसे समझा देता हूं कि ऑर्थोडॉक्स क्या होता है और आपका यहां पर रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा लेस मॉइस्चर पे लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करता है वो हमारा क्या है, ऑर्थोडॉक्स है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास आपके सीरियल्स के सीड हैं, पल्सेस के सीड हैं, ऑयल सीड के सीड हैं। आप इनको नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर है उस पर लंबे टाइम तक क्या रख सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो। लेकिन कभी आपने नींबू के सीड को क्या स्टोर किया है? अब कोई बोलेगा सर हमने चूर्ण बनाने के लिए स्टोर किया था, है ना? ऐसा नहीं है। मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी उसको ग्रो करवाने के लिए, सोइंग करवाने के लिए उसको स्टोर किया है? इज दैट पॉसिबल? नो, सिट्रस सीड कांट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। सिट्रस सीड इज द मोस्ट 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 सेंसिटिव टू द मॉइस्चर। क्यों? रीजन क्या होता है? अब यहां पर ऐसे जो रिकैल्सिट्रेंट सीड है उनके एग्जांपल मैंगो भी है, जामुन भी है, लेकिन यहां पर अगर तीनों ही ऑप्शन में है तो वहां पर सिट्रस को हम लोग क्या देने वाले हैं, प्रेफरेंस देने वाले हैं, क्योंकि सिट्रस जो है वो मोस्ट आपका सेंसिटिव है इस मॉइस्चर के प्रति। तो उसको फ्रूट कंडीशन में भी सर्वाइव रखा जा सकता है या फिर उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो है उसको स्टोर रखा जा सकता है। तो ये हमारे लिए समझने वाली बात है कि हमारा रिकैल्सिट्रेंट सीड जो होता है वो लेस मॉइस्चर के ऊपर सर्वाइव नहीं करता है। ये हमारा डिफरेंस होता है ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेंट सीड में। इनमें ज्यादातर एग्जांपल से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर अगले, तो रिकैल्सिट्रेंट और ऑर्थोडॉक्स के बाद आपका अगला आता है कि सीड जो है हमारा उसकी जो क्या कहते हैं, अच्छा कल एक चीज बताइए मुझे, हम लोगों ने उसके अंदर वाइबिलिटी वगैरह सब कुछ स्टडी कर लिया था, विगरनेस को पढ़ लिया था। अच्छा हाँ जी,
वो तो डोरमेंसी है, रुक जाओ। फिर यही बचा है पार्ट ना, बाकी तो हो गया सीड का ऑलमोस्ट। चलिए, हैं क्या? अच्छा हाँ, इंटरनेशनल सीड सर्टिफिकेट वो आपका कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल सीड एनालिसिस सर्टिफिकेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सीड एनालिसिस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो इसमें आपका, मैंने क्या बोला था, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज, ये तीनों होते हैं। तो इनमें एक तो होता है कि टेस्टिंग कहाँ की गई, और दूसरा होता है इसको सर्टिफाइड किसने किया। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात करता हूँ, तुम सब लोग जानते हो कि अभी प्रेजेंट टाइम में तुम लोग किसी कॉलेज में पढ़े हुए हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी ही मान लेते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे क्या हैं आपके कॉलेजेस हैं। तो आप पढ़े हो फॉर एग्जाम्पल ए कॉलेज में, लेकिन आपको डिग्री कौन देता है? डिग्री यही देता है ना। आप पढ़े कहाँ हो? यहाँ। आपके एग्जाम कहाँ हुए? यहाँ। लेकिन डिग्री किसने दी? इन लोगों ने। वही बात होती है, कोई सैंपल लेता है तो डिग्री ये दे देता है, लेकिन आप अगर यहीं पढ़े हो तो फिर डिग्री कौन देगा? यही। जहां पढ़े हो वहीं आपको क्या मिल गई? डिग्री। बताइए समझ में आ रही है कि नहीं बात? ये उसी प्रकार से आप जिस कंट्री में हो, आप जिस कंट्री में हो, वहीं की कोई लेबोरेटरी है, वो आपका क्या ले ले? सैंपल, और वही आपको क्या करके दे दे? सर्टिफाइड। समझ में आ गया? दूसरा, आपके ही वहां पर लेबोरेटरी है, वही आपका क्या ले? सैंपल, लेकिन वो सैंपल को भेज दे दूसरी कंट्री में, और वहां पर उसका क्या हो? सर्टिफिकेशन। हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबल है ना। और या फिर क्या हो, बाहर की कंट्री का लेबोरेटरी हो और बाहर ही वो क्या होने वाला है? चेक होने वाला है, और बाहर की कंट्री ने उसको क्या किया? सैंपल लिया। तो ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती? उसी के बिहाफ पर हमने इसको क्या दिया हुआ है? सर्टिफिकेट दिया हुआ है। एग्जैक्टली लिखा हुआ है, दे दे कोई ना, मैं निकाल लूंगा, चिंता मत कर। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये तीनों सर्टिफिकेट दिए किस लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक तो होता है सीड लोट। क्या होता है आपका? पूरा का पूरा सीड का लोट होता है। और एक क्या होता है? सीड का सैंपल होता है। मैं तुम्हें बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो तुम लोगों ने प्रोडक्शन किया, और तुम्हारा जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ? 500 क्विंटल हुआ। समझ में आया मैंने क्या बोला? कितना प्रोडक्शन हुआ? 500 क्विंटल। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है? लोट होता है। लेकिन इसमें से मैं क्या करूं? 200 ग्राम निकाल लूं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका सैंपल। तो हमेशा याद रखना कि इनमें से जो ऑरेंज और ग्रीन है, ये वाले नीचे, ये होते हैं आपके सीड लोट के लिए। किसके लिए होते हैं? सीड लोट। और ये जो होता है वो किसके लिए होता है? सैंपल के लिए होता है। किसके लिए होता है आपका? सैंपल के लिए होता है। अगला यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी सैंपलिंग कहां की जाती है और इसकी टेस्टिंग कहां की जाती है, और इसको सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? क्या इसकी सैंपलिंग कहां की जाएगी, टेस्टिंग कहां की जाएगी, और सर्टिफिकेट कौन देगा? ठीक है। अच्छा, पढ़े कहां, टेस्ट कहां दिया, और आपका सर्टिफिकेट किसने दिया? समझ में आ गई मेरी बात? तो वही बात यहां पर है। तो सैंपल किसने लिया, टेस्ट किसने किया, और सर्टिफिकेट किसने दिया? तो एक चीज तो याद रखना, जो आपका टेस्ट करेगा वही उसको क्या देगा? सर्टिफिकेट देगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो आपका जो टेस्ट लेने वाला है वही क्या देने वाला है आपको? आपके पेपर कहां से बनते हैं? यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी ही पेपर बनाएगी, और यूनिवर्सिटी आपको क्या देगी? आपकी सर्टिफिकेट देगी। ये तो इसके अंदर तो देखो मतलब भूलने वाली चीज है ही नहीं, ये तो आपको दोनों क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। तो मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, आप इसको मेंशन कर लेना वहां पर, ठीक है। लेकिन मैं इसको मिटाकर आपका आराम से जो है दोनों को अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूं, आराम से लिखा जाएगा यहां पर। तो सबसे पहले लिखना, जो आपका सैंपलिंग है किसके लिए?
ऑरेंज के लिए नहीं, ब्लू के लिए लिख लो, बाय ए मेंबर स्टेशन इन द सेम, सॉरी सैंपल लेना ना, एक मिनट रुकिए, सैंपल सबमिटेड, अरे यार ये क्या लिखा हुआ तूने, नोट डन अंडू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर स्टेशन, कोई है किसने साफ साफ लिखा है इस चीज को, रुक जाइए रहने दीजिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली याद रहता नहीं है, उसका गलत लिखवाने का कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, इंटरनेशनल सीड सेट आपका जो है सीड एनालिसिस सर्टिफिकेट, ठीक है, सीड को एनालिसिस करने के लिए ये आपका सर्टिफिकेट दिया जाता है, और इसमें आपका ये रहा पूरा का पूरा मेंशन। तो ऑनलाइन वाले तो इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। दिख रहा है बेटा? अब सुनो ध्यान से, होता क्या है इसके अंदर, आपका ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है। ऑरेंज कलर आपका सीड लोड के लिए है, ग्रीन कलर भी सीड लोड के लिए है, और आपका सीड सैंपल के लिए है। ऑरेंज कलर का जो यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके लिए, यानी कि सीड लोड के लिए सैंपल कौन लेता है, डन बाय ए मेंबर स्टेशन एज पर ISTA प्रोसीजर। ISTA प्रोसीजर के द्वारा कोई भी एक मेंबर स्टेशन उसका क्या ले सकता है, सैंपल ले सकता है। लेकिन टेस्टिंग जो होती है इन द सेम कंट्री बाय द सेम मेंबर स्टेशन वो हैज डन सैंपलिंग। जिसने सैंपल लिया वही इसको क्या कर देगा, टेस्ट कर देगा। और याद रखना, जिसने इसकी टेस्टिंग की वही इसको क्या कर देगा आपका, यानी कि एक ही स्टेशन में सारे काम हो जाएंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई, आ गया कि नहीं आ गया, उसी कंट्री के सारे वही, लेकिन इसमें सैंपल कौन लेता है आपका, सेम मतलब उसी कंट्री का मेंबर स्टेशन लेता है, लेकिन इसकी जो टेस्टिंग करता है वो कौन करता है आपका, अनदर कंट्री का मेंबर स्टेशन, और इसकी सर्टिफिकेट भी कौन इशू करता है, वही करते हैं। उसी प्रकार से ब्लू कलर के लिए आपका याद रखना, सैंपल सबमिटेड एंड नोट डन अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मेंबर स्टेशन। यहां पर सैंपल जो होता है वो सबमिट किया जाता है ISTA को, लेकिन वहां पर ये मेंबर स्टेशन नहीं करते हैं इसको, बाय ए मेंबर स्टेशन इन द सेम कंट्री, यानी कि कोई दूसरा मेंबर स्टेशन जो होगा वो क्या करेगा, इसका टेस्टिंग करने का काम करेगा, और वही इसका क्या देगा आपको, सर्टिफिकेट देगा। बताइए समझ में आई कि नहीं आई ये कहानी, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि एक के अंदर वही मेंबर स्टेशन है और वही इसको सर्टिफिकेट देगा, वही इसका एनालिसिस करेगा, वही इसको इशू करेगा। दूसरा सैंपल लेगा, लेकिन दूसरी कंट्री इसको क्या करेगी, टेस्ट करेगी, और दूसरी कंट्री इसको क्या करेगी, आपका सर्टिफिकेट देगी। लेकिन इसमें आपका वो आपका मेंबर स्टेशन नहीं होगा, कोई दूसरा मेंबर स्टेशन होगा, और उसी को भेज दिया जाएगा, और वही इसको क्या करेगा, सर्टिफाइड इशू करेगा। ठीक है, जल्दी लिखिए। हो गया ये लो आराम से। सर्टिफिकेट किसके रिलेटेड है, सर्टिफिकेट किस टाइप का है, सैंपल कौन लेता है, टेस्टिंग कौन करता है, और आपका सर्टिफिकेट इशू कौन करता है। ठीक है बेटा, तो ये आपसे कोई पूछा जा सकता है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, दिख रहा है ना साफ अच्छे से, क्या नॉट क्लियर नाउ, इज दैट क्लियर नाउ?
इज दैट गुड? और इंडिया के अंदर कौन सा पोर्टल है जो कि सीड के रिलेटेड वर्क करता है? seednet.gov.in। अब यहां पर ये मत बोलना पीडीएफ फाइल, विश्वास नहीं है कुछ लोगों का। seednet.gov.in ये पोर्टल कब आया था, किस ईयर में आया था? 2000, लग जाओ 1 से लेके 22 तक, कहीं तो आया ही होगा। 16 में। 2016 में। चलो भाई पढ़ लो इनको, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि आपका सीड का डोरमेंसी। तो डोरमेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि डोरमेंसी होती क्या है। व्हेन सीड इज ए वायबल बट डू नॉट जर्मिनेट। ठीक है, वायबल तो है पर वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। उस केस में हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, आपका यहां पर जो है डोरमेंट। और अब देखो डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ लोग बोलेंगे सर इसके रीजन क्या होते हैं, तो मैंने आपको कल भी मेंशन किया था, रीजन आपका या तो बाहर से होगा या उसका अंदर का होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को अभी मैं बोलूं कि भाई तुम लोग जो भी क्यों करना चाहते हो, तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते, तो अब 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है कि आपको आपके पेरेंट्स ने फोर्स किया है कि आप बिजनेस नहीं करोगे, ये रीजन क्या हुआ, आउटसाइड। एक आपका इंटरनल रीजन है कि आप सोचते हो कि यार मैं रिस्क क्यों लूं, पैसा डूब गया तो इससे अच्छा मैं क्या करूं, जॉब कर लूं, क्योंकि कम से कम मेरा क्या होगा, सिक्योर तो होगा पैसा। समझ में आया मैंने क्या बोला? हो सकता है बिजनेस में लोगों के लाखों डूबते हैं, करोड़ों डूबते हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी कम है और ये भी डूब गए तो फिर जाऊंगा कहां। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो चीजें पॉसिबल हो सकती है। वही बात यहां पर भी है कि आपका रीजन या तो इंटरनल होगा या आपका एक्सटर्नल होगा। इंटरनल क्या हो सकता है, उसके पास हार्मोन नहीं होगा, उसके पास जो है अपना एम्ब्रियो अभी तक डेवलप नहीं हुआ होगा, ठीक है। या एक्सटर्नल की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन के फैक्टर, पानी नहीं मिला होगा या फिर कोई और चीज नहीं हुई होगी, है ना। तो उन चीजों की वजह से क्या नहीं हुआ होगा, आपका जो है एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। समझ में आ गया? या फिर उसका सीजन नहीं आया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रेकडाउन कैसे कर सकते हैं। देखो ब्रेकडाउन करने के लिए आपके 2 मेन रीजन बोले जाते हैं। एक आपका यहां पर क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन, और एक दूसरा होता है आपका स्कैरिफिकेशन। और उसके बाद आपकी जिस जिसकी नीड है, पानी की नीड है तो पानी दे दो, लाइट की नीड है तो लाइट दे दो, ठीक है। और उसको अगर हार्मोन की नीड है तो हार्मोन दे दो। और आपका एक केमिकल बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा केमिकल है जो कि आपका डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने में, तो पोटेशियम नाइट्रेट का नाम काफी ज्यादा आता है, तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसी प्रकार से आपके डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए GA3 हार्मोन जिबरलिन जो आपका, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से रूट की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, IBA। कौन है आपका, IBA। तो ठीक है, इनके बारे में पूछ सकते हैं आपसे, तो उस टाइम आप लोग क्या करोगे, ध्यान करोगे। अब स्ट्रेटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन क्या है, ये आपका होता है टेम्परेचर ट्रीटमेंट। क्या होता है आपका यहां पर, टेम्परेचर ट्रीटमेंट। और टेम्परेचर में क्या होता है आपका, या तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? या तो आपका लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर आपका हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसमें एक चीज याद रखना कि आपका जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है उसमें होता क्या है, आप लोग सब जानते हैं अच्छे से कि इसके अंदर आपको अगर रिक्वायरमेंट है उसको भी आपका लो टेम्परेचर पे उसको लेके जाना है, तो आप उसको या तो फ्रीज में रख सकते हो क्योंकि आपके पास फ्रीजर है, या उसको ठंडे मौसम में ही ग्रो करो ना।
if the seed want to grow in the low temperature, so at that time you have to grow in the winter season that particular, yes or no. और नेक्स्ट आपका क्या है, नाइट के टाइम पर, क्योंकि नाइट में टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, कूल डाउन हो जाता है, तो नाइट के टाइम पर आप सीड को बाहर रख सकते हो. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज. ठीक है, आपका यहां पर ये तो हो गया. दूसरा, स्कैरिफिकेशन क्या होता है. देखो स्कैर का मतलब क्या होता है कि आपका दाग, है ना. आपने सुना होगा जो फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम दोनों क्रीम की एड देखते हो तो क्या आता है, स्कैर फ्री स्किन, है ना. तो स्कैर का मतलब क्या होता है आपका, दाग. अब आप देखो कि आपके फेस पे दाग कैसे कैसे पड़ सकते हैं. कोई चाकू मारेगा दाग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ उस पर. अच्छा, गर्म पानी उबलता उबलता डाल दूं तो, तेजाब डाल दूं तो, डोंट वरी ऐसा काम नहीं कर रहा हूं मैं जस्ट एग्जांपल पूछ रहा हूं. तेजाब डाल दूं तो पड़ेगा. अच्छा, आपने वो देखा है जो कलर उतारने के लिए सैंड पेपर, रैगमार जिसको आप लोग बोलते हो, देखा होगा. अच्छा, वो रगड़ दूं तो आपके फेस पे हैं, हो जाएगा, दाग तो पड़ जाएगा ना. तो भाई ऐसी कोई भी चीज जिससे आपके फेस पे दाग पड़ रहा है, यानी कि सीड को आप लोग अगर उसको रग करते हो नाइफ से, टम्बलर से, अच्छा तोड़ा मार दूं तो पूरा ही कल्याण हो जाएगा. तो उन सभी केस में सीड को भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो उसके द्वारा. हॉट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा उसको क्या कर सकते हो, पानी में, आपका गर्म पानी में रख सकते हो, जिससे सीड का हार्ड कोड जो है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. उसके अलावा उसको सैंड पेपर से आप उसकी स्किन को जो है लूज कर सकते हो. उसके अलावा उसको आप एसिड 0.1% सॉल्यूशन होता है उसमें आप डिप कर सकते हो, है ना. तो वो आपके सारे के सारे किस में आते हैं, यहां पर स्कैरिफिकेशन में. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हॉट वाटर के द्वारा अगर आप सीड को सॉफ्ट कर रहे हो तो वो किस टाइप का आपका डोरमेंसी ब्रेकडाउन है. सो दैट इज द स्कैरिफिकेशन. अगर वो पूछे कि एसिड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो किस टाइप का आपका है, स्कैरिफिकेशन. अगर उसको सीड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो किस टाइप का है, स्कैरिफिकेशन. समझ में आ रहा है. तो ये सारे के सारे यहां पर किस में जाएंगे, स्कैरिफिकेशन में. तो ये हमारा क्या हुआ, सीड कंप्लीट हुआ. उम्मीद करता हूं कि सीड के अंदर कोई भी आपका डाउट नहीं होगा. अगर है तो आप लोग आराम से पढ़कर आइए, उनको पूछिए, आपका डेफिनेटली क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो दिए जाएंगे, है ना. और बाकी अच्छे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस क्वेश्चंस को पढ़ना, उनको डाउट को क्लियर करना और उनको जो है आपका फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना. कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है. तो भाई आपका आज का टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है. कोई है तो बोल सकते हो बेटा आप.